सीएम ने किया जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुआ आयोजन। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनगणना देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डाटा प्रक्रिया है। इसके आधार पर सरकार की योजनाएं बनती हैं, संसाधनों का वितरण तय होता है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति तैयार होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में जनगणना 2027 की प्रक्रिया पर केंद्रित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं सीएस अनुराग जैन ने डाटा एंट्री पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जनगणना का ये कार्य केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाला सबसे व्यापक, संवेदनशील और निर्णायक अभियान है। उन्होंने इस कार्य को चुनाव जितना ही महत्वपूर्ण बताया। गौरतलब है कि जनगणना 2027 भारत की पहली ऐसी व्यापक जनगणना होगी जिसमें डिजिटल तकनीक को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है, लेकिन सबसे हटके भी है। एक तो ये आमतौर पर 10 साल के समय सीमा के बाहर जाने वाली है। जो चक्री क्रम आपका आता था वो उसका क्रम तो 21 में निकल गया, लेकिन अब ये 26 चल रहा है। तो 26 में हम अपने उस समय से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था उस परेशानी को। और एक चुनौती और है, जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये तो बात सही है। वैसे तो ये आपने बताया कि वैदिक काल से हम कौन हैं, हमारे समाज की जो पद्धति है वो उस तरह से जानी जाती है। अब वो तो एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हम तो ब्रह्म से जुड़ने वाले लोग हैं, हम तो प्रकृति मात्र से प्रेम करने वाले लोग हैं। लेकिन वस्तुतः हम सब वर्गीकृत रूप से अपनी अपनी नीचे तक की गणना में जब आएंगे तो जनगणना की दृष्टि से, जैसे हमारे यहाँ अभी सीएस ने कहा कि हमारे मजरा टोला की आवासीय बस्तियों की भी अपनी एक रचना है, उसके अपने प्लस माइनस है, लेकिन उसका हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे आदिवासी अंचल में सहजता के साथ रहने की एक पद्धति है। लेकिन एक और चीज है, एक बेचरा गांव भी है। जो बेचरा गांव, जिन गांवों का बाद में बसना उजड़ना एक कोई कहानी है, लेकिन ऐसे गांवों के अंदर भी ठीक से गणना हो जाए, बेचरा गांव पुनः आबाद भी करे जा सकते हैं, या उनके संबंध में विकास के लिए भविष्य में रोडमैप जब बनाने जाएंगे तो एक चुनौती उसकी भी आने वाली है। वैसे आप सब इसकी चिंता करेंगे। हमारे राज्य की अच्छी परंपरा है, प्रशासनिक अधिकारी सारी गंभीरता के साथ सारी बातों को लेंगे और इस आधार पर ये हमारी जो मूल जिस कारण से हमने कॉन्फ्रेंस रखी उसकी सफलता मिलेगी। सड़क, अस्पताल, स्कूल, ये सब आपकी बनाए हुए बुनियाद पे ही खड़े होंगे, जिस आधार पर सही से गणना हो जाए, सही से चिंता हो जाए भविष्य की दृष्टि से। अब ये बात सही है कि हमारी जो पद्धति है उस पद्धति के अंदर जाकर के देखने के लिए जो हमारा लोअर स्टाफ है, उस लोअर स्टाफ के अंदर की भी कई चुनौतियां, वो क्षेत्र क्षेत्र की चुनौती, चंबल की चुनौती अलग प्रकार की है, विंध्य और बाकी जगह की अलग प्रकार की। तो कहीं ना कहीं इसको क्रॉस चेक जरूर करते रहना। एक चुनौती ये आएगी हमारे बीच में से, राजनीतिक दृष्टि से भी और बाकी दृष्टि से भी इस जनगणना का कई कई अर्थ निकलेंगे। उन कई अर्थों की कई प्रकार की चुनौतियां आएगी, तो उससे निपटने की तैयारी में स्पष्टता रहे, पारदर्शिता रहे और हमारी प्रतिबद्धता भी, जो शासन के पीछे का भाव है कि आखिरकार हम निचोड़ निकालें, तो निचोड़ में कोई हमारे लिए कोई दूसरा कारण नहीं बने। हमारी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता में हमारी निष्पक्षता भी सबसे पहले रहना चाहिए। आज के इस अवसर पर जब मैं आपकी तरफ ये बात करने आया हूं तो ऐसा लगा कि बाकी बातें तो आप जनगणना की करेंगे, लेकिन पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, कलेक्टर आए, कमिश्नर आए, ऐसे में विधानसभा सत्र भी हमारे सिर पे ही है। तो 16 तारीख से होने वाला सत्र जो 6 मार्च तक चलेगा, जिले के अंदर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इतना तो हम सब जानते हैं, सरकार को कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनना पड़े। कहीं न कहीं हमारी अभी जो घटनाएं ध्यान में आ रही है उन सबसे आप सब चुनौती के साथ, लेकिन
जल रचनाएं जो बन रही है उसमें मुआवजे वाले मसले आ रहे हैं, तो बहुत संवेदनशील तरीके से निपट लें। और ये बात सही है, आप अगर कोई कठिनाई आ रही तो मार्गदर्शन ले लें, लेकिन हम ये सब चाहेंगे कि आखिरकार विकास का कारवां भी बढ़े और हमारे व्यवस्थाओं का नियंत्रण भी हमारे हाथ में रहे। कुछ तरीके हो सकते हैं, उस पर हम प्रदेश स्तर पे गंभीरता के साथ रास्ते निकाल रहे हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना कि अंततः हमारा संवेदना स्थानीय बाशिंदों के साथ भी है। किसी का भी मकान, जमीन, दुकान अगर कुछ होता है तो उसके मन में उसका लगाव भी होता है। हमको विकास भी चाहिए, लेकिन उसकी भावनाओं का ध्यान रखना। ऐसे में हमारे पास कोई तकलीफ नहीं है। उदारता के साथ ऐसे कई बड़े अपने राज्य का इतिहास है कि हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे किए, तो सारे प्रोजेक्ट पूरे होंगे। इसमें दोबारा कोई ऐसी बात नहीं आना चाहिए कि कोई इसके कारण से, तो इसका समयबद्ध तरीके से अंदर तक जाकर के बीमारी की जड़ तक चले जाओ, और अंदर से संवेदनशीलता की जरूरत हो तो वहां तक घुस करके हमारे नेटवर्क से सारे विषय खत्म हो जाना चाहिए। जैसा ये बात सामने बार बार कही जा रही है कि 1872 से ये एक्सरसाइज शुरू हुई, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सरसाइजेस 16वीं बार हो रही है। और हम लोग के जमाने में माना जाता था कि इलेक्शन कराना और सेंसस कराना जिसने कर लिया उसने समझो अपनी जिंदगी में फील्ड का बहुत सॉलिड अनुभव पा लिया। सेंसस हर 10 साल में होता है था और इलेक्शन हर 5 साल में होता था। हम लोगों की पीढ़ी शायद लकी रही, वो बैच का ख्याल होता है। जिस दिन हमने ट्रेनिंग में ज्वाइन किया एज असिस्टेंट कलेक्टर, सबसे शुरुआत में जनगणना की ट्रेनिंग देखने को मिल गई, क्योंकि वो 1991 था। तो 1990 में ज्वाइन किया तो पूरी ट्रेनिंग उसके साथ पूरी देखी, उसका काम बहुत बारीकी से देखा। पर जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी के साथ बदलाव आया है, जैसे देखा कि हम लोग पूरी की पूरी चीज अब डिजिटल करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी कैप्चर का यूज करने से सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि इसमें एरर्स बहुत कम होंगे। डायरेक्ट एंट्री डेटा फील्ड से होने वाली है, तो जो कोडिंग और इन सब के डेटा ट्रांसफर में होता था, पर उससे भी जो ज्यादा फर्क नजर आएगा, मुझे ध्यान है सेंसस का डेटा सारी किताबें छपते छपते 5, 6 साल, 7 साल लग जाते थे। मोटा मोटा डेटा शुरुआत में आ जाता था, बट जो डिटेल बुक प्लेट्स उसकी बनती थी, जिनमें बहुत ही यूजफुल जानकारी हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इलाके की मिलती थी, वो छपते छपते 5, 6, 7 साल हो जाते थे। अलग अलग सालों में अलग अलग आए हैं। और फिर वो अनुभव हम लोगों को एज कलेक्टर भी एक बार मिल गया, तो हम लोगों की पीढ़ी उस हिसाब से 2021 कोविड की वजह से आप लोग कई लोग उसको कर नहीं पाए, तो शायद अब एक मौका मिला है आप लोगों को, जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। काम अच्छा करते तो इन्होंने जो जनरल एक शाबाशी की बात बोली, मेरे ख्याल से शायद अभी भी वो लागू होगा। प्रेसिडेंट का रजत पदक मिलता है कलेक्टर्स को यदि अच्छा काम होता है तो आई एम श्योर दैट शुड आल्सो मोटिवेट ऑल ऑफ यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि CMMS पे पूरा हो रहा है। जो डिफरेंसेस इन्होंने बताया कि बिल्डिंग, सेंसस हाउस और हाउस होल्ड्स में क्या अंतर है, जनगणना का सेकंड फेज, वो सब आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट। बट मैं 2 अनुरोध करना चाहूंगा भारत सरकार के अधिकारियों से। मध्य प्रदेश में एक यूनिक चीज है, और वो लगभग सभी ऐसे राज्य जो ट्राइबल हैं उनमें ये बात आती है कि हमें अपने मजरे टोलों का डेटा भी मिल जाए। जैसे मध्य प्रदेश में लगभग 53,000 गांव हैं, तो मजरे टोले गिनते हैं तो करीब 1.25 लाख हो जाते, 1,27,000 हो जाते। तो अब जब हमें कोई भी चीज की प्लानिंग करनी होती, जैसे जल जीवन मिशन की प्लानिंग करनी थी, तो PHE डिपार्टमेंट को अपना अलग सर्वे करना पड़ता है। आंगनबाड़ियों की बात होती है तो वो अपना अलग सर्वे करते हैं, स्कूल की बात होती है तो वो अपना अलग सर्वे करते हैं, तो एक से दूसरा डेटा मिलने में थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। बहुत आसान है, हम लोगों ने एक बार रिक्वेस्ट भी किया था, वो शायद मानी नहीं गई बात, पर मैं आपसे उस पर पुनर्विचार करने के लिए रिक्वेस्ट ये करूंगा कि यदि हम लोग, क्योंकि सबसे पहला काम जो हमारा हाउस लिस्टिंग का होना है फेज 1 में, वो तो पूरा GIS बेस्ड है। तो वो GIS बेस्ड में जब हम लोग अपने अगले फेज में जाएंगे पॉपुलेशन वाले उसमें, तो यदि हम लोग एक एक्स्ट्रा फील्ड क्रिएट कर दें और इसको हम लोग सब न्यूमरेशन ब्लॉक बना दें, तो हमारे को मजरे टोले का डेटा अलग से मिल जाएगा। वो भले ही आपको पब्लिश नहीं करना, आपके नेशनल डेटा में ना जाए, पर वो डेटा मध्य प्रदेश सरकार को अवेलेबल हो जाएगा, जो हमें प्लानिंग के लिए बहुत काम आएगा। तो उससे हमें मजरे टोले वाइज चीजें पता लग जाएंगी। दूसरी चीज, जैसा वैसे आपने सर, आई एम थैंकफुल टू मृत्युंजय जी, हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग अपना शुरुआत में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था
नवंबर के महीने में। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा ग्वालियर, रतलाम और सिवनी जिलों को। मेरे ख्याल से रतलाम और सिवनी के कलेक्टर तब से बदल गए, बट जो भी उस समय फील्ड में थे जिन्होंने ये काम अच्छा किया, कि आप लोगों ने 100% 100% एक्यूरेसी के साथ काम हुआ था जो सैंपल काम किया गया। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वो पूरी की पूरी कार्रवाई जीआईएस में की गई, वो भी 100%, जैसे कार्तिकेयन जी ने बताया। अब समस्या थोड़ी सी ये है कि शायद पूरे देश भर में हर जगह नहीं हो पाया, तो इस वजह से जीआईएस को ड्रॉप करके फेज 2 हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं। बट यदि उसको हम लोग करें तो जीआईएस मैपिंग से हमें बहुत डेटा फायदा मिलेगा, तो इस चीज पर भी हम लोग विचार कर लें कि उसको भी ऑप्शनल कर दें, और जो राज्य उसे जीआईएस पे करना चाहें वो जीआईएस पे करें, तो उसमें मध्य प्रदेश डेफिनेटली वॉलंटियर करेगा।